नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। दिल्ली के सिंहासन पर नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार सत्ता तो जमा ली, लेकिन सत्ता से दूर रहने वाले राहुल गांधी ने सरकार पर हमलों की धार को और तेज कर दिया। गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी को सरकार तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। उधर बिहार में लालू ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि अगस्त के बाद दिल्ली में मोदी की सरकार गिर जाएगी। हालांकि बीजेपी और एनडीए के साथी दलों ने विपक्ष के हुंकार पर पलटवार किया है और कहा है कि ये दिन में सपने देख रहे हैं। अब सवाल ये कि मोदी सरकार बनने के बाद भी विपक्ष लगातार इतना हमलावर क्यों है? क्या विपक्ष केंद्र को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के डर में रखना चाहता है, या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ उकसावे की राजनीति को खेल रहा है? आज दंगल में बहस इन्हीं प्रश्नों को लेकर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं। मकसद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने का था, लेकिन लगे हाथ उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। ऐलान कर दिया कि गुजरात में वो बीजेपी सरकार को तोड़ देंगे। राहुल के इस दावे के बाद सियासत में खलबली मच गई है, लेकिन राहुल से पहले मोदी सरकार के खिलाफ शुक्रवार को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने हल्ला बोलकर इसकी शुरुआत कर दी है। लालू ने केंद्र सरकार की मियाद तय कर दी है। पहले राहुल को सुनते हैं, फिर आपको लालू को सुनाते हैं। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। लोकसभा में पिछले 2 चुनाव के मुकाबले कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से राहुल का हौसला बढ़ा हुआ है। वो बीजेपी को अब सीधी चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस की आरजेडी भी अब मोदी सरकार को आंख दिखा रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू ने तो मोदी सरकार के गिरने का वक्त भी बता दिया है। मोदी जी की सरकार बिल्कुल मंजूर है। हो सकता है कि राहुल और लालू ने अपने बयान से बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उनके बयानों के पलटवार में एनडीए दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। इस देश और बिहार की जनता ने तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी इच्छा इस देश, दुनिया और बिहार को बता दी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश बढ़ेगा और बचेगा। यादव अपना देखें, नीतीश कुमार का पैर पूजे, नीतीश कुमार के फोटो लगा करके बाप बेटा उनको जाके चरण छुए, जो उन्हें 2015 में एक लाइफ दे दिया, नहीं तो फिर अगला बार ये 22 सीट पर अटकेंगे। समय समय पर ये बयानबाजी दी जाती रहेगी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी अगस्त है, फिर उसके बाद बोलेंगे साल के आखिर तक, फिर बोलेंगे अगले साल तक, फिर अगले विधानसभा तक। ये तमाम बयान इसी तरीके से चलते जाएंगे। हकीकत है, केंद्र की सरकार जितनी मजबूत कल थी, आज उससे ज्यादा मजबूत है। 2024 चुनाव में बीजेपी को सरकार बचाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और वो 240 सीटों पर आकर रुक गई है। सरकार को बरकरार रखने के लिए साथी दलों का सहारा है और सहारे की इसी बैसाखी पर इंडिया गठबंधन लगातार हमला कर रही है। खासकर गुजरात को मोदी और बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसी गढ़ से राहुल ने
बीजेपी को चेतावनी देकर अभी से आगे की सियासत की दिशा तय करने की कोशिश की है। और आप जाके पूछिए वहां पे। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या अगस्त में गिर जाएगी मोदी की सरकार? ये प्रश्न लालू प्रसाद यादव ने उठा दिया है। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान, प्रवक्ता, नेता मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजीज खान, राजीव रंजन जी, दानिश इकबाल जी, रोहित अग्रवाल जी। आप सभी को नमस्कार और सभी का बहुत स्वागत आज तक पर। दानिश इकबाल जी, दिल बहलाने को यह ख्याल अच्छा है, सिर्फ यही, या लालू प्रसाद यादव जी के पास कुछ ठोस है, कुछ आधार है, कुछ तर्क है? जी, जैसा कि हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव जी ने जब भी कोई बयान दिया है तो उसके पीछे बहुत ही तथ्य छुपे रहते हैं। जो अभी मौजूदा सरकार की जो हालत है, जो अभी तमाम हिंदुस्तान के सारे लोग जो देख रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण है अयोध्या की सीट। जिस तरीके से अयोध्या की जनता ने भाजपा को उनकी असली औकात दिखाने का काम किया है। दानिश जी, एक मिनट रोकूं आपको। दानिश जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शब्दों का चयन प्लीज, और सभी से निवेदन है, कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं। और प्लीज दानिश जी, बहुत शब्द हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, प्लीज। नहीं, कोई औकात नहीं सर, प्लीज माफी चाहता हूं आपसे, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल नहीं, गलत बात, प्लीज। तरीके से भाजपा ने बड़बोलेपन का सबूत दिया था कि अब की बार 400 पार। उनको खुद अपने बहुमत सिद्ध करने में 33 सीट वो पीछे छूट गए। और अगर आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी अगर ये बयान देते हैं तो इस बयान के पीछे बहुत सारी बातें छुपी हुई है। क्योंकि आप जब देखिएगा सदन में, जिस तरीके का पहले का सदन में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है, जिस तरीके से उनका रौब रहता था, जिस तरीके से वो बात कहते थे, आज उसी सदन में एक कोना में बिल्कुल सर झुका करके वो अपने विपक्षी पार्टियों की बातें वो सुनने पे मजबूर है। और कहीं ना कहीं आज जो लालू यादव जी ने जो बोला है कि अगस्त तक ये सरकार गिर जाएगी, तो हो ना हो ये सरकार जरूर गिरेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हमने आपसे दानिश जी ये पूछा था कि कोई तर्क है, कोई ठोस सबूत है। ये तो दिल बहला रहे हैं आप। नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक रिएक्शन ले लूं। मैं आपसे ठीक है सर क्षमा, आपकी बात पूरी हो गई। मैं फिर से आता हूं दानिश इकबाल जी आपके पास। डॉक्टर जफर, याद कीजिए, अमित शाह आपके नेता ने कहा था कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे सदा के लिए बंद। डॉक्टर जफर, याद कीजिए, नीतीश कुमार ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर जफर, कभी ऐसा होता है कि आप जनता के बीच जाते हैं, आपके नेता जाते हैं, जनता पूछती हो हम भरोसा करें तो किस पर करें? क्या सिर्फ सरकार चलाने के लिए वो नीतीश जो नरेंद्र मोदी का जबरदस्त विरोध किया करते थे, कोविड के टाइम पे कह दिया था कि मोदी आए तो ना रिसीव करने जाऊंगा, ना 1 रुपया उनसे लूंगा, उनसे हाथ मिला लेना, उनके साथ सरकार बना लेना। डॉक्टर जफर, ये देश की जनता को किस तरह का संदेश? देखिए, इस बात में सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी ने एक दो बार एक पार्टी से हाथ मिला के फिर दूसरी पार्टी से हाथ मिलाया, ये देश और दुनिया सब जानती है। लेकिन इसके पीछे, जैसे अभी आप वो कह रहे थे कि इसके पीछे लालू यादव जी को बहुत सारी बातें मालूम है, वो सारी बातें जो नीतीश कुमार जी को मालूम है, तभी नीतीश कुमार जी मजबूरन जो है उन्होंने अपना पाला बदला और एक स्थिर सरकार देने के लिए, देश को स्थिर सरकार और देश को वैसे जो उन्होंने देखा था कि यूपीए के समय में किस तरह से देश को लूटने का काम हो रहा था, जिस तरह से स्कैम्स हो रहे थे, और दुनिया जानती थी कि सरकार नहीं, सरकार ऑफ स्कैम्स और स्कैमस्टर्स है। ये मैं नहीं कह रहा, वो तो दुनिया के न्यूज़पेपर में आ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स। ऐसा कभी आपने किसी सरकार के बारे में सुना है? नहीं सुना है। लेकिन उस वक्त के 2013 के न्यूज़पेपर दुनिया में छानिएगा तो आपको इस तरह की बातें मिलेगी।
जिस तरह का समीकरण बन रहा था, शायद नीतीश कुमार को इस थोड़ी बात समझ में आई होगी और उन्होंने सही फैसला लिया। और इस फैसला ये लिया, देश हित में फैसला लिया, प्रदेश हित में फैसला लिया, जनता के हित में फैसला लिया और जनहित में फैसला इनका जो है वो सही साबित हुआ। और मेरे ख्याल से कभी कभी नेताओं को और पार्टियों को जनहित में अपने जो किए वादे को तोड़ना पड़ता है, लेकिन जनहित का ख्याल रखना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार जी वापस आए तो उनका स्वागत हमारी पार्टी ने भी किया और नीतीश कुमार जी ने भी जब मन बदला तो जनहित में ही मन बदला और हमारी पार्टी ने भी जनहित में ही फैसला लिया। जहां तक लालू यादव जी की बात है, अब बड़बोलापन और ये सब जो ये कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि जनता खुद से देख रही है। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि ये औकात वौकात इस तरह की बातें जो आप सही रोका उनको, आपने इस तरह की ओछी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये सरकार 5 साल पूरे मुस्तैदी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में काम करेगी। दानिश भाई नहीं, आपको किसी ने नहीं रोका था। नहीं प्लीज, हमें किसी दानिश जी चीज आप का प्लीज मत बोलिए, वरना मुझे मजबूरन सभी का ऑडियो बंद कर। नहीं सर, एक रिएक्शन सब ले लें। 6 मेहमान हैं हमारे साथ, एक प्लीज मत बोलिए, आप लिख लीजिए, आपको जरूर मौका देंगे, पूरा समय मिलेगा। अपनी बात डॉक्टर जफर पूरी कीजिए प्लीज। तो प्लीज रोकेगा नहीं प्लीज। मैं ये कह रहा हूं 5 साल पूरे सरकार चलेगी, अच्छी सरकार चलेगी, बहुत सारे जो बचे हुए काम है विकास के डॉक्टर जफर बिल्कुल, और ये ऐतिहासिक 5 साल होगा। इसलिए कि एक लास्ट बात करता हूं, जिस तरह से 10 साल में जो आपको ये ट्रेन जब ट्रेन चलाने के लिए पहले ट्रैक बिछाना पड़ता है, 10 सालों तक इस देश में जो जितने काम हुए, बहुत सारे काम जो है सालों साल से अटके तो उसको पूरा काम किया। अब तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ेगी, ट्रेन दौड़ेगी, जो पटरियां बिछाई है हमने 10 साल में, और विकास की गंगा बहती रहेगी। ठीक है डॉक्टर जफर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आपने कहा कि भ्रष्टाचार जबरदस्त था, तो नीतीश कुमार तो वही आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे और खुद मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी उनके उप मुख्यमंत्री थे। इसी तरह गुजरात में, इसी तरह असम में। ये बात समझ में नहीं आती है डॉक्टर जफर, जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो आपके साथ आते ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी, नेता कैसे बन जाते हैं, है ना। मैं ये एक रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ रहा था सर, आगे ये क्लैरिफाई जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं जवाब दे दूं? अभी नहीं सर, एक एक रिएक्शन ले लें उसके बाद, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा सर कि वो भ्रष्टाचारी आपके बीजेपी में आते ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता कैसे बन जाते हैं, सब दाग कैसे धुल जाते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर साहब, आपके नेता कहते हैं उन्होंने हमारा दफ्तर तोड़ा, हम उनकी सरकार तोड़ देंगे। तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप तो आप बीजेपी पर लगाते थे, आप भी करने लगे, राहुल गांधी ये कहने लगे। और 2 लोग हैं डॉक्टर अजय, क्या नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से कोई बातचीत हो रही है? क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं? क्या वो नाराज हैं? अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ है सीधे से, तो फिर क्या आप भी ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे हैं? 2 बातें हैं। एक तो राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है, अंसारी जी, आपने देखा लोकतंत्र के इस मंदिर में, भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चलने वाला देश, उसमें जनता के मुद्दों पर भाजपा एड्रेस बेशक ना करे। अब तो हालत ये हो गई कि वो धीरे धीरे प्रमुख विपक्षी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है उसके दफ्तर पर जाकर के सरेआम हमला करती है और पुलिस की उपस्थिति में यह हमला होता है। डबल इंजन की सरकार जहां केंद्र और राज्य, वहां पे भाजपा की सरकार है। हमारे नेताओं ने निश्चित तौर पे ईमानदारी से उस जिस तरह से प्रहार किया गया हमारे कार्यालय पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर, उसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आने वाले समय में यदि ये डराना चाहते हैं तो ये गलतफहमी में ना रहे। हमारे बब्बर शेर करता है, हम लोग सब बब्बर शेर हैं। हम इनके इस जो भभकी दे रहे हैं इससे हम लोग डरने वाले नहीं। गुजरात की जो परिस्थिति है सबने देखा है किस तरह लगातार, अभी जब बारिश हुई तो क्या हालात थे। इससे पहले मोरबी का पुल देखा हमने, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में वहां एकदम हालत खराब है। कम से कम 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के उस प्रदेश पर कर्ज है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे और अब जो वहां सरकार चल रही है। बेरोजगारी का आलम चरम पर है। तो इन कारणों से वहां के लोग जरूर इस बार कांग्रेस को सहयोग करेंगे और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता
तोड़ने का मतलब सरकार का जो घमंड है उस घमंड को हम तोड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम सरकार बनाएंगे। 10 सेकंड, जिस तरह से आपने लालू प्रसाद जी ने जो बात रखी है, लालू प्रसाद जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। जिस तरह की परिस्थिति इनके अंतर्विरोध इनके अंदर में है, अभी जैसे मंत्री बनाया अजित पवार जी ने क्या कहा, उन्होंने मंत्रिमंडल में सहयोग शपथ लेने से मना कर दिया। आजसू जैसे छोटे छोटे दल जो हैं वो चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, अभी तक उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे अंतर्विरोधों के साथ साथ जहां तक आपने नीतीश कुमार और नायडू साहब की बात की है, ये भी सच है, इन दोनों के जो वैचारिक आधार थे और जो चुनाव के पहले जो उनके एजेंडे थे, उन एजेंडे पर अभी राजीव भाई बताएंगे कैसे उन्होंने राष्ट्रीय अपनी जो उनकी बैठक हुई उसमें कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या तय किया, क्या प्रधानमंत्री जी उनको लागू कर पाएंगे, आर्थिक पैकेज या स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था राज्य को दे पाएंगे, जातीय जनगणना करा पाएंगे। जो नायडू साहब का जो एजेंडा है कि धार्मिक तौर पे मुसलमानों को आरक्षण देने का, क्या उससे जफर भाई सहमत होंगे? यदि होंगे तो बात अलग है, नहीं तो ये अंतर्विरोध से ही ये सरकार गिर रही है और आत्मविश्वास इनका दिख रहा है, ये लोग अब नहीं बोल पा रहे हैं। हालत है, खराब है। देखिएगा जो मुद्दे विकास के उन्होंने कहा है, हाँ 10 साल में इन्होंने वाकई बड़ी रेल चलाई है, महंगाई की रेल चला दी, बेरोजगारी की रेल चला दी, पूरा देश देख रहा है, लोग परेशान है, गरीब को और गरीब बना दिया, इतनी तेज गति से विकास किया। ये सारे मुद्दे हैं, आने वाले समय में बहुत जल्द इसका निर्णय पुनः इनके लोग के अंतर्विरोध से सरकार गिरेगी और जनता पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाएगी। हम इसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं होंगे। धन्यवाद डॉक्टर अजय। राजीव रंजन जी, राजीव जी थोड़ा सा पीछे हम आपको ले जाना चाहते हैं। फिर से वही बात है, चिराग पासवान नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी, वो चिराग पासवान 2000 में जिन्होंने आपके विरोध में उम्मीदवार खड़े किए, आपको भारी नुकसान पहुंचाया। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के चिराग से भी बड़े विरोधी, शपथ ले ली, पगड़ी नहीं उतारूंगा। कैसे राजीव जी आप देश की जनता के, बिहार की जनता के सामने जाते हैं? क्या ये संदेश नहीं जाता कि सिर्फ सत्ता के लिए हम किसी से भी मिल जाएंगे और सब की बुरी बातें, हमारा विरोध, उनका विरोध सब भूल जाएंगे? कैसे जनता को आप आश्वस्त करेंगे? देखिए, सबसे पहली तो बात है सैयद भाई, हिंदुस्तान के गठबंधन राजनीति में ऐसे उलटफेर अप्रत्याशित नहीं है। आपने जनता दल यूनाइटेड की चर्चा की, मैं इस पैनल में बैठे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को भी देख रहा हूं। इनके अलायंसेस कितनी बार बने और कितनी बार बगैर अलायंस के एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़े, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच भी कई ऐसे अवसर आए हैं जब ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, जफर इस्लाम साहब ने क्या कहा, लेकिन शायद उसकी व्याख्या करने में या तो आपसे चूक हुई या जो उन्होंने नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए, वो असहज थे सरकार में कुछ मंत्रियों के कार्य से, और दुर्भाग्य से वो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को लेकर के उनकी असहजता बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही थी, तो उन्होंने फैसले लिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय राजनीति में अन्य मुख्यमंत्रियों के फैसले से नीतीश कुमार जी की तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है कि लालू जी किसी अलायंस के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं अपने बेटे की ताजपोशी के, अखिलेश यादव जी की समस्या, मुलायम सिंह जी के समय में अखिलेश यादव जी उनकी समस्या हो सकते थे, कांग्रेस के भी कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे जीवन में एक तरह से मैं कहूंगा काजल की कोठरी में रह करके भी खुद को बेदाग रखा है, और उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में नहीं लगा, और न ही परिवारवाद को उन्होंने प्रोत्साहित किया। भारतीय राजनीति में ये दो ऐसे मानदंड हैं जो अन्य किसी भी राजनेता से नीतीश कुमार जी को अलग करते हैं। तब आप कहेंगे फिर फैसले उन्होंने क्यों किए? तो 2 दशक के इस दौर में नीतीश कुमार जी लगभग 17 वर्ष एनडीए के साथ रहे। जब वो असहज होते हैं उस समय उन्होंने फैसले लिए, लेकिन अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी की सभाओं में और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति में उन्होंने 2 टूक कहा, वो एनडीए के एक अभिन्न अंग हैं और एनडीए के साथ
पूरी जिंदगी वो काम करेंगे। अब कांग्रेस की ओर से जो दो बातें कही, क्योंकि आपके पैनल में नायडू साहब नहीं है, नीतीश कुमार जी है, और इन्होंने दो सवाल खड़े किए। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात हम करते हैं या हम स्पेशल पैकेज की बात करते हैं जी, 9th जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आरक्षण के बिहार फॉर्मूला की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो लगते बहुत ही मुश्किल जरूर हैं, लेकिन जब हम इरादा तय कर लेंगे तो संसाधनों के अभाव से उपजा हुआ जो ये असंतुलन इस देश में, विकास के कई द्वीप बने और दूसरी तरफ पिछड़ते हुए राज्य, इनके बीच का फासला तय करना भी आसान काम नहीं होगा, लेकिन इसे करना होगा इसलिए कि इस देश की आबादी में अगर हमारा 8.5% का योगदान है तो देश की जीडीपी में भी हमारा योगदान 8, 8.5, 9% के आसपास पहुंच सके, इसके लिए सक्षम इस राज्य को बनाने के लिए हमें जो भी बातें कहनी है हम कहते रहे हैं और निसंदेह वार्ता चल रही है। हमारा जो प्रस्ताव है वो पहले से ज्यादा लचीला है, ठीक है राजीव, गुंजाइश है और मुझे लगता है इसका तार्किक समाधान होगा। देखिए, ये तो राजीव रंजन जी बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए और आप उसे दिलवाने में सफल हो जाएं, क्योंकि अब तो आप सरकार में शामिल हैं, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी बिहार के लिए। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर साहब, क्या आप कांग्रेस और आपके सहयोगी दल मिलकर सिर्फ एक दबाव बनाने की राजनीति डॉक्टर खान कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव कह देते हैं अगस्त में सरकार गिर जाएगी, राहुल गांधी कह देते हैं, हालांकि डॉक्टर उपाध्याय उससे इनकार कर रहे हैं कि वो तो हमने दूसरे संदर्भ में कहा था। तो सर, कहीं आप भटक तो नहीं रहे हैं? एक अच्छे विपक्ष, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते आप सरकार गिराने का प्रयास करने लगे, और नहीं गिरे तो कम से कम दबाव ही बना दिया जाए? देखिए सईद भाई, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर धुआं उठ रहा है तो निश्चित तौर पे कभी ना कभी आग लगे। हालात इस कदर बन रहे हैं तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और राजनीति में कुछ भी संभव है। और रही बात, अभी मैं जो चर्चा सुन रहा हूं, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन और उसका वजूद नहीं, और तमाम तरीके की बातें, उसमें आपस में तमाम तरीके के तनाव है, वो हमारे ऊपर क्या कटाक्ष करते हैं। मैं इतनी बात उनको बताना चाहूंगा कि हम कतरा हैं, हमारा वजूद तो है। हम कतरा है सही भाई, हमारा वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में। एक बात आप जानिए, आज जो इंडिया गठबंधन है, जिस तरह मुस्तैदी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वही दूसरी तरफ एनडीए, देखिए क्या है कि यहां पर जो एनडीए में लोग हैं एक साथ में, उनमें ना इत्तेफाकी अंदरूनी क्यों है, साफ वहां पर तानाशाही की बात हो रही है, वहां पर सम्मान देने की बात है, साथ में तो रख लिया गया, लेकिन जो साथियों का सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं है। आज वहां पर आज भी नारा है कि साहब मोदी की सरकार, हकीकत यह है कि एनडीए की सरकार होने के बावजूद वहां पर मोदी की सरकार। तो जो गठबंधन की नीति को नहीं समझता है, जो गठबंधन चलाने के जिसका तजुर्बा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं वहां गड़बड़ी होने की आशंका बड़े स्तर पर है। ये लालू जी नहीं कह रहे, लालू जी सिर्फ वो बात कह रहे हैं जो दिख रहा है। और आज जो बात निकल करके आई गुजरात में, निश्चित तौर पे गुजरात में जो हालात पैदा हुए, राहुल जी ने कहा, मैं कह रहा हूं वही गुजरात है जो मॉडल के तौर पे पेश किया जा रहा था कि साहब गुजरात मॉडल है। पूरे देश में माननीय मोदी जी ने कहा हर मामले में कि साहब गुजरात मॉडल में लाऊंगा, गुजरात मॉडल लाऊंगा। साहब बनारस में कहा गुजरात मॉडल में यहाँ पे ला करके कारखानों को लगाऊंगा, यहाँ पे तमाम व्यापारियों को सृजित करूंगा। हकीकत क्या है, वो गुजरात मॉडल भी फेल हो गया। सर समाप्त कीजिए डॉक्टर खान। हो गया, वहां का जो व्यापारी है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी भरोसा खत्म हो गया। तो आज जो परिस्थितियां, 10 सेकंड मुझे और दे दे, आज जो परिस्थितियां हैं देश में, वो आज बीजेपी पर खासतौर से इनके सहयोगी दल भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी बीजेपी के साथ अब तक आया है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसका बड़ा नुकसान किया है। ये पिछला इतिहास है, कई सारी पार्टियों को तोड़ दिया, नुकसान किया, अंदरूनी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए
पार्टियों को भरोसा नहीं है। इस बिहार पर माननीय लालू जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। रोहित अग्रवाल जी, राजीव रंजन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम शामिल हैं, हम और मजबूती के साथ विशेष राज्य का दर्जा लेने का प्रयास करेंगे। इससे बिहार के लोगों में एक आशा का संचार होता है और जेडीयू के प्रति वो समर्पण जेडीयू का उन्हें दिखाई देता है। आरएलडी से, आपसे, आपके नेता जयंत चौधरी से, रोहित अग्रवाल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीदें रही। आप इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए। किसानों का मुद्दा है, बहुत उम्मीद की नजरों से किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं या आप भी सरकार में रहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ मांगेंगे? देखिए, बिल्कुल एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि विपक्ष पूरी तरीके से खुद भी गुमराह है, अपने कार्यकर्ताओं को भी गुमराह कर रहा है और जनता को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जनता ने अभी अभी मैंडेट दिया है एनडीए को और एनडीए की सरकार बन गई है, मजबूत सरकार है। तो ये फिर किस तर्क से ये कह रहे हैं कि साहब अगस्त में सरकार गिर जाएगी? मुझे लगता है कि लालू जी कहीं जेल ना चले जाएं अगस्त में, शायद उनकी पेरोल खत्म हो जाएगी अगस्त में, शायद उसकी जगह उन्होंने सरकार शब्द का प्रयोग कर दिया। दूसरी बात, एक बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों की बात की और सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का किसान कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ आशा भरी नजरों से देखता है। पूरे देश का युवा आज माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। जो एक स्किल इंडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने माननीय जयंत चौधरी जी को दी है, वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें करीब 30 करोड़ देश के युवाओं की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और उन 30 करोड़ युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देना है, उनको सही मार्गदर्शन देने के साथ साथ रोजगार का सृजन करवाना है और कहीं ना कहीं देश की विकास की जो डोर है वो हमसे ही जुड़ी हुई है, क्योंकि एक शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि आज देश की सरकार विकास की बात कर रही है, तरक्की की बात कर रही है और विपक्ष की नकारात्मकता देखिए कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कांग्रेस की आत्मा लड़ेगी। अरे कांग्रेस की आत्मा को तो आपने खुद ही मार दिया। जब आम आदमी पार्टी से आपने गठबंधन किया था, किस तरीके से आपके ऊपर आपको कुचल के आम आदमी पार्टी ने अपने अस्तित्व को बनाया था, शीला दीक्षित जी का अपमान किया था दिल्ली के अंदर, वो आप भूल गए। तो कांग्रेस की आत्मा बची कहां है? और आत्मा चुनाव नहीं लड़ा करती है, आत्मा का सृजन होता है और हमको और आपको समझना पड़ेगा कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। तो कार्यकर्ता तो आपकी आत्मा उनकी वैसे ही आहत है कि आपने जिस तरीके से अपने को खत्म करने वालों के साथ गठबंधन करने का काम किया है। और ये समाजवादी पार्टी किस मुंह से बोलती है? भाई ये इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा इनके कार्यकर्ता जेल गए, मुलायम सिंह जी स्वयं जेल गए और उसके बाद आज ये बात करते हैं संविधान बचाने की। जिसने इमरजेंसी लगा के संविधान को तार-तार किया, संविधान की हत्या की, आज आप उसी पार्टी के साथ मिलके और आप बात करते हैं संविधान बचाने की। तो आपका तो खुद ही कोई विचारधारा नहीं बची है। 2017 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश में और आपकी दशा देखी थी देश की जनता ने कि किस तरीके से आप समाप्त होने की ओर बढ़ गए थे। उसके बाद आपने 19 और 22 का चुनाव बिना कांग्रेस के लड़ा और पुनः आपने गठबंधन किया 2024 में। क्या हुआ? आपको हार ही तो मिली है। ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस अच्छी की है पर आपकी सरकार तो नहीं बनी। तो कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए ही तो राजनीति कर रहा है ना। रोहित अग्रवाल जी, आपने बहुत अच्छी बात की। शिक्षा की जिम्मेदारी भी आप पर है, यानी कि आपके नेता जयंत चौधरी पर है, वो राज्य मंत्री है। इतना बड़ा देश में इस समय सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो छात्रों का है, नीट का है। क्या लगातार जयंत चौधरी जी के बयान आ रहे हैं, इंटरव्यूज आ रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं? क्या प्रमुखता के साथ आज वो छात्रों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? अगली बार जब आप आएंगे तो इस बारे में जानकारी अवश्य दीजिएगा। इस चर्चा के अगले चरण में दानिश इकबाल जी आपके पास फिर से आते हैं। अगली बार सर एक रिएक्शन हो गया। अगली बार आए क्योंकि आज मेहमान ज्यादा हैं, आप लोगों को समय कम मिल पा रहा है, उसके लिए क्षमा। दानिश इकबाल जी, कम शब्दों में अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल बातें कर लें। देखिए, राजीव रंजन जी हैं और रोहित अग्रवाल जी हैं, दोनों नहीं आ रहे हैं, नहीं टूटेंगे आपसे। फिलहाल अभी की बात कर लें। चंद्रबाबू नायडू का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो क्या कोई बात आपकी या कांग्रेस की, डॉक्टर उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय जी, दोनों की बात हुई है? और मान लीजिए अगर चंद्रबाबू नायडू को आप दोनों मिलकर अलग भी कर लें
तो कैसे गिरा देंगे मोदी की सरकार दानिश इकबाल जी? देखिए वो तो वक्त बताएगा। नहीं, मैंने वक्त पहले नहीं, भी आप कहा प्रैक्टिकल बातें कीजिए ना, आप बताइए ना, आप बताइए ना कि कितने लोग आप तोड़ चुके हैं या तोड़ पाएंगे। प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं, जिस तरीके से वक्त बताएगा, प्रैक्टिकल नहीं है सर। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं कि जस्ट वेट एंड वॉच, वक्त आएगा सब देखेंगे, सरकार गिरेगी भी और हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी भी। कुछ वैसा ही स्टेटमेंट दिख रहा है जैसे एक पिक्चर। नहीं, एक सेकंड अजय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, नहीं ठीक है, अच्छा आपने कम शब्दों में दानिश जी बहुत अच्छी बात है, दानिश जी बहुत अच्छी बात है, आपने स्पष्ट कह दिया। अगर लालू यादव जी ने बोला है तो बहुत कुछ सोच करके बोला होगा, और वो वक्त आने दीजिए, सब लोग देखेंगे जरूर। डॉक्टर अजय, देखिए ये अपने नेता पर विश्वास है जो दानिश इकबाल जी यहां पर व्यक्त कर रहे हैं, और यही एक सच्चे सिपाही का फर्ज भी होना चाहिए। नेता ने बोल दिया हम आपके साथ खड़े हैं, वो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली डॉक्टर अजय, ठीक है सर, ठीक है सर, साबित हुआ है, हो गया, आपका रिएक्शन हो गया दानिश जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कोई प्रैक्टिकल बातें हैं यहां पर? कोई एक ऐसा आंकड़ा आप बता सकते हैं कि नहीं चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ सकते हैं, हमारी बात हुई है, राहुल गांधी की बात हुई है, वो इस बात से नाराज हैं या वो छोड़ देना चाहते हैं? भाई दो तो यहां हैं ही, राजीव रंजन जी हैं और अग्रवाल जी बैठे हुए, रोहित अग्रवाल जी, दो तो साफ मना कर रहे हैं। राजीव भाई ने जो बात रखी है और वैचारिक आधार की बात रखी है, राजीव भाई को पता है कि वैचारिकता के मामले में नीतीश कुमार जी ने कितनी अच्छी रोल अदा की है, उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये पलटने की विचारधारा कोई नहीं होती है इस देश में, जिस तरह से उन्होंने पलटने का काम किया, और जब भी पलटते हैं तो कोई ना कोई उनकी विचारधारा उसके साथ आ जाती है। बात सच्चाई ये है कि जिस तरह से बिहार में आंतरिक अंतर विरोध इनके अंदर है, भाजपा के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को रिप्लेस किया जाए, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। यदि इन दोनों परिस्थितियों में बात नहीं बनेगी, जातीय जनगणना और आर्थिक पैकेज देख लीजिए, प्रैक्टिकल फिर अगर हम तो कहते हैं ममता और आपने जबरदस्त अंतर विरोध है, मतभेद है, सब कुछ एकदम व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। अभी चौबे जी जो हैं, इनके भाजपा के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि हम जो बैक सीट पर नहीं रहेंगे, हम फ्रंट सीट पर रहेंगे। अभी भी जो ताज है, वो जो मुरेठा की बात आपने की है, जो एक पगड़ी बांध करके जो चल रहे हैं, एक इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो, तो जिस तरह की परिस्थिति है यहां अंतर विरोध इनके स्टेट की पॉलिटिक्स में भी है। केंद्रीय स्तर पर भी जो एक इन्होंने मंत्री बनाया है ललन सिंह जी को, कई लोग उसके लिए ललायित हैं। तो ये कहानी जो है आने वाले समय में जल्दी डेवलप होगी। लालू जी ऐसे इस बात को नहीं कहे, ऐसे वो बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, उनको जरूर कहीं ना कहीं एहसास है। जहां तक बात आपने उनके नायडू साहब की है, आप देखिए ना जिस तरह के उनके एजेंडे हैं, उनको स्टेट को स्पेशल स्टेटस चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं वहां डेवलपमेंट करना। जिस तरह से बातें हैं, उनको मुस्लिम आरक्षण की बात उन्होंने की थी, उसको लागू करना चाहते हैं। क्या आरएसएस, भाजपा और बीएचपी उनके मुस्लिम एजेंडे पर खड़ा होती है? यदि खड़ा होगी तो मोदी जी ने जो इतने गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाया था इलेक्शन में, उसका क्या होगा? भाजपा के लोग बेचारे यहाँ जो जफर भाई हैं, वो कैसे देश में जाकर के अपना चेहरा दिखा पाएंगे? तो ये अंतर्विरोध इनका अपना है, हम तोड़ने नहीं जा रहे हैं, ये स्वयं टूटने जा रहे हैं। और ये सच्चाई है। देश की जनता ने क्या जनादेश दिया है? अहंकार मुक्त होकर के आपको 240 इसलिए दिया कि आप सबको लेकर चलिए। मोदी जी का जो अहंकार है अभी भी लोकसभा में दिखा। जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा उन्होंने किया, अजीत पवार को आज भी परेशानी हो रही है, सिंधे को अभी भी परेशानी है, आजसू को अभी भी परेशानी है। और ये आरएलडी की जो बात कर रहे थे भाई साहब, 10 सेकेंड डॉक्टर उपाध्याय जी, सिर्फ 10 सेकेंड। जो रोहित भाई अभी बात यहां कर रहे थे आरएलडी वाले, अरे भाई अभी इस चुनाव से कुछ ही दिन पहले तो आप उसी किसानों के साथ खड़ा होकर के मोदी जी को क्या नहीं कहा, मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, कितने गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें आपने की थी। तो उस समय या तो आप किसान के साथ थे, मोदी जी के विरोध में थे, आज मोदी जी के साथ है तो उस दिन किसान के साथ नहीं थे। डॉक्टर ये अंतर्विरोध आपके अंदर भी है। नहीं, ये अंतर्विरोध ही इसको खत्म करेगा और मोदी जी का अहंकार भी इसको खत्म करेगा। डॉक्टर उपाध्याय, ये तो देखिए, ये तो हमने डॉक्टर सैयद जफर से भी पूछा, ये तो राजीव रंजन जी से भी पूछा, ये तो हमने रोहित अग्रवाल जी से भी ये बात तो पूछी, ये तो हमने कहा, ये तो आपसे भी हमने कहा, दानिश जी से भी हमने कहा कि समाजवादी पार्टी और आप में क्या हो रहा है। ये तो हमने बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पर अजीज खान साहब है, उनसे भी हमने ये बात कही। लेकिन डॉक्टर जफर, क्या आपको लगता है कि अब वो अपने दम पर निर्णय लेना और वो नरेंद्र मोदी को दिक्कत होगी, अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को आपको हर निर्णय में अपने साथ लेना होगा और यहां पर
बहुत आत्मविश्वास के साथ नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला पाएंगे, ईमानदारी के साथ सर। अब आप क्या बैसाखी के सहारे चल रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें कहूंगा बहुत जल्दी से, कम समय में। पहली बात कि गालिब साहब बहुत साल पहले कह गए थे, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इस तरह की बातें आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी, और पैनल पे सभी हमारे सम्मानित जो प्रवक्ता हैं सब ने सुना होगा। वैसे ही कुछ लालू यादव जी ने कहा है। खैर, उनको ख्याल इस तरह का रखना चाहिए। मैं उनको पूरी आज़ादी है, अब आखिरी का राजनीति के आखिरी इस पे है, तो उनको पूरी आज़ादी, जो भी ख्याल कर ले ठीक है, उसमें खुश हो ले, कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत यह है, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। देखिए, जब आपके चैनल के आपके स्क्रीन पे मैं आंकड़े देख रहा था, तो आप दिखा रहे थे टीडीपी माइनस एनडीए माइनस टीडीपी माइनस जेडीयू, एनडीए माइनस जेडीयू, इस तरह के आंकड़े दिखा रहे थे। मैं आपको बताता हूं, ये आप इसको पहले एनडीए का तो आपने दिखा दिया, अब आप जरा दिखाइए इनके अंदर में इंडिया ब्लॉक जो है ना, इंडी ब्लॉक, उसमें कितने आपस में जो है मतभेद है, वो आप जरा देखिए। उसको आप उसको स्क्रीन पे दिखाइए कि इंडी ब्लॉक के इतने माइनस टीएमसी। आप देखिए, टीएमसी ने हर बात का विरोध किया इनके। आप किसी के साथ कहीं पर खड़े नहीं पाए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी जो नीति है उससे वो कहीं न कहीं खुश नहीं है। आपने देखा कि वहां पर कांग्रेस के पर जो बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले जो रहते थे, अधीर रंजन, उन्होंने कितना ममता बनर्जी के खिलाफ जो है बातें की, और कितनी बार बातें की। हर बार कहीं ना कहीं विरोध रहा उनका, और बिल्कुल टीएमसी और कांग्रेस के बीच में ऐसे है। तो ऐसे में आप उसको पहले माइनस कर दीजिए, फिर बताइए कि आंकड़े किधर कैसे देखते हैं। और आपको मैं फिर से कह रहा हूं जी, एनडीए सरकार 5 साल मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में चलेगी, और देश तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये सब जो हसीन सपने देखने वाले हैं, वो मुरझाते फूल की तरह दिखेंगे अगले 5 साल में। डॉक्टर खान, मुरझाता फूल, आप सबसे ज्यादा अगर गठबंधन से, इंडिया गठबंधन में अगर सबसे बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त प्रदर्शन रहा तो आपका रहा, अखिलेश यादव का रहा, आपकी पार्टी का रहा। क्या आपको लगता है कि अब आप उपचुनाव में इस प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे और इसी तरह मजबूती से साथ चल पाएंगे, एक दूसरे का हाथ थाम पाएंगे यहां, या अब आपकी महत्वाकांक्षाएं बलवती होने लगेंगी? डॉक्टर खान, देखिए सईद भाई, जो प्रदर्शन अभी हुआ है लोकसभा में, मैं आपसे वादा करता हूं, और इस बात को आप एहसास भी करिएगा, देश की जनता से भी मेरा वादा है कि जिस तरह हमारे नेता जमीन से जुड़ करके लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, काम पब्लिक की लड़ाई बीजेपी जैसी पार्टी से, यकीनन जनाधार लगातार और बढ़ रहा है। अभी जो उपचुनाव होने जा रहा है, आप खुद देखेंगे कि जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे साथियों में उत्साह है, जोश है, यकीनन एक नया इतिहास बनने जा रहा है। और ये जोश लगातार 27 तक बरकरार। आप देखिएगा कि 27 में इस कदर हालात बदलने जा रहे हैं कि बीजेपी आज से ही लगातार परेशान है। वजह साफ है कि हमारे नेता जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता हित में बात कर रहे हैं, और वहीं बीजेपी आज बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज वो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को आज अपने साथ रख करके वॉशिंग मशीन में धुलने का काम कर रही है। ये सही वही अंतर है। थोड़ा संक्षेप में आप सभी से निवेदन है। राजीव रंजन जी, राजीव जी, जो डॉक्टर जफर ने अभी इशारा किया और बताया कि हम जो आंकड़े लगातार दिखा रहे थे इस कार्यक्रम के शुरू से, आपकी सरकार पर राजीव जी कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह का, जब तक कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आप दोनों अलग नहीं हो जाते। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं राजीव जी, और जफर जी की इस बात को आगे ले जाते हुए, नीतीश कुमार के बारे में आपने कहा था कि जहां देश हित दिखेगा, जहां बिहार हित दिखेगा, वो वहां काम करेंगे, और वो बिहार की भलाई के लिए एनडीए के साथ गए। उन्होंने कोशिश की, भाई इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में उन्हीं का हाथ था, मान लिया आपकी बात। तो क्या अब ऐसे ही सत्ता मिल गई, केंद्र में भागीदारी हो गई, बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ऐसे ही चलता रहेगा, या कोई ऐसी बात है कि अगर वो केंद्र सरकार ने नहीं मानी, नरेंद्र मोदी ने नहीं मानी, तो नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे बिहार के विकास के लिए, बिहार की खातिर?
देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो प्रस्ताव है बिहार के विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, मैंने इसके साथ लचीला शब्द इसीलिए जोड़ा है कि आप स्पेशल पैकेज से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और जब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अमेंड करेंगे, नई व्यवस्था करेंगे, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कोई समय सीमा आपने राजीव जी नहीं, मैं आपको कोई समय सीमा टू द पॉइंट कम समय में अपनी पूरी बात जी। आज देखिए 2023-24 का जो बजट का आकार है वो लगभग 45 करोड़। सर मैं माफी चाहता हूं क्योंकि रोहित अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर उपाध्याय, सबके पास जाना है। कोई समय सीमा, ठीक है, आपने क्या किया स्पेशल पैकेज, हम इंतजार करेंगे सर, स्पेशल पैकेज बिहार को मिल जाए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। आप तो रहते ही हमारे साथ, आते रहते हैं, फिर बात करते हैं सर। डॉक्टर उपाध्याय, हमने अयोध्या जीता, हम गुजरात भी जीतेंगे, ये अहंकार नहीं तो और क्या है? नहीं, ये अहंकार नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद। मोदी जी कहें तो अहंकार है, नीतीश कुमार कहें तो अहंकार है, देखिए राहुल गांधी कहें तो अहंकार नहीं है। डॉक्टर अजय, सही भाई, सच्चाई को तो स्वीकारना होगा। अयोध्या में इतना, अयोध्या के नाम पे जिस तरह से इन लोगों ने पूरे देश को एक तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया, 240 भी सच्चाई है ना सर? अयोध्या में क्या हुआ? 240 में सच्चाई है। भगवान श्री प्रभु राम की जनता ने क्या आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद इस देश को आने वाले समय में मिलेगा। 10 सेकेंड राजीव भाई जो भी बात कर ले, लेकिन एक दावा मैं आज यहां करके जा रहा हूं आपसे। जो स्थिति है बिहार में, नीतीश कुमार जी बहुत कम समय में चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव हो जाए। यदि विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, जिसमें उनका राजनीतिक अपने स्वार्थ है, क्योंकि उनकी संख्या कम है और वो सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। आ रहा हूं सर, यदि वो चुनाव नहीं हुआ, राजीव जी आ रहा हूं, वो चुनाव नहीं हुआ, राजीव भाई के लिए भी मैं कह रहा हूं, ये राजीव भाई के लिए भी सूचना है, यदि वो चुनाव नहीं होता है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से मुक्त होंगे, या अरे सर आप अपनी बात कीजिए, या मोदी जी मुक्त। आप नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, आप मोदी जी की बात करते हैं। स्पेशल स्टेटस का दर्जा इनको बिहार से नहीं है। आप अपनी बात करते हैं, महीने की बात, वही बात आप अपनी बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, आज के डिबेट का 99 से आगे बढ़ने की बात 10 सेकंड। हम तो 99 से क्या, जनता का आशीर्वाद होगा, हम 52 से 99 गए, अगली बार हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि राजीव भाई स्पेशल स्टेटस का दर्जा तभी मांग करते हैं जब इनको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जाना है, या सरकार पर प्रेशर बिल्डअप। राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी प्लीज मत बोलिए, बिहार विधानसभा का चाहिए। डॉक्टर अजय बहुत कमजोर है बिहार में। आपको रोहित जी के पास जाना है। नहीं देखिए, कम से कम वो आज इतना स्पष्ट बोल तो रहे हैं उनको। अरे नहीं, आप हंसी नहीं, इसीलिए अरे सर हम पकड़ लेंगे ना आगे राजीव रंजन जी आते रहते हैं हर रोज, 2 में से 1 रहेंगे, या तो सीएम रहेंगे या ये पीएम रहेंगे। सर सुनिए ना, हर रोज रहते हैं राजीव रंजन जी, तो महीने भर बाद फिर पूछ लेंगे, 2 महीने बाद फिर पूछ लेंगे, जनता 2 महीने में ही ये डिसीजन होगा। ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, क्या राजीव रंजन जी की तरह आपकी भी कोई ऐसी 1 या 2 स्पष्ट मांगे हैं किसानों के लिए, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे कोई दूसरी कर्ज माफी की मांग हो, या कुछ भी हो, स्पष्ट विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज, कुछ है आरएलडी की इस तरह की मांग, या कुछ ऐसा करवाना चाहेंगे आप? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। अरे अपनी बात कीजिए सर, मेरा प्रश्न सीधा आपसे चल रही है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक मिनट, मैं अपनी बात कर रहा हूं। विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व और उनके कार्यकर्ताओं में एक होड़ चल रही है कि तुम हमारे कानों को सुकून दो, हम तुम्हारे कानों को सुकून देंगे। सर समय समाप्त है, मुझे खत्म करना पड़ेगा। सरकार ने एनडीए को जिताया है और हमारी जिम्मेदारी है खुद, हम किससे मांग करें, ये तो बताइए भैया। वही तो बता दीजिए, सरकार के अंदर है, सरकार के तहत हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, महिला सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। सर कितना स्पष्ट राजीव रंजन जी ने कहा, विशेष पैकेज या विशेष स्पेशल पैकेज या विशेष। सर एक सेकेंड, मैं कुछ है हाँ या ना? राजीव रंजन जी जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, राजीव रंजन जी जो बात कर रहे हैं वो स्टेट सरकार की तरफ से कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार का हिस्सा हैं, और हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम किसानों की मांगों को पूरा करें, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को रोजगार का सृजन करवाएं, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि महिला सुरक्षा की हम बात करें। राजीव रंजन जी जो मांग कर रहे हैं वो स्टेट बिहार सरकार की तरफ से मांग कर रहे हैं, केंद्र से, उनकी मांग बिल्कुल गलत नहीं है, उनकी मांग जायज है। खत्म कीजिए। हम अग्रवाल जी आज, क्योंकि सब देख रहे हैं, आपके सारे नेता देख रहे हैं, आपके सारे वोटर्स देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, 1 या 2 मांग आपकी तरफ से क्या आप पूरी कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, बताइए।
हम किसानों की हर मांग को पूरा अरे करेंगे, हर क्या होता है सर? युवाओं के दो रोजगार चीज की बता मांग को दीजिए पूरा ना, करेंगे, MSP किस हम पर- महिलाओं अरे को एक सुरक्षा सेकंड, प्रदान डॉक्टर करने का राजे, काम करेंगे, हम देश को विकसित करने का काम करेंगे। डॉक्टर हर जफर, चीज के ऊपर हम ठीक है, संवेदनशील हैं। डॉक्टर जफर, जनता ने बिहार हमको चुन विधानसभा के भेजा चुनाव है बीजेपी जनता के की सेवा के नेतृत्व लिए। में या नीतीश कुमार के नेतृत्व में? जी सर, ये बात आपकी समझ में नहीं आई, बीच में वो भी रोहित भाई भी कह रहे थे। डॉक्टर जफर, अगला बात पूछे विधानसभा सही भाई। चुनाव बिहार का जो लड़ने जा रहे हैं, वहां पर लीडिंग पार्टी कौन होगी? बीजेपी होगी, नीतीश कुमार होंगे, आरजेडी होगी, जेडी होगी, सॉरी क्षमा। देखिए, हम दोनों गठबंधन में हैं, एनडीए में हम एक साथी हैं, एक साथ लड़ेंगे। ठीक है। ना कोई राजीव छोटा है, ना रंजन कोई जी, बड़ा है। राजीव हम रंजन जी, दोनों अगला साथ हैं, बिहार विधानसभा का एकजुट होके चुनाव मजबूती से नीतीश लड़ेंगे। कुमार के नेतृत्व में या बीजेपी के नेतृत्व में? वहां भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगे जाएंगे, आप पीछे रहेंगे? देखिए, बिहार में गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे। निसंदेह उनकी अगुवाई में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। दानिश और इकबाल, एक बात, मैं अपनी बात को खत्म केवल कर रहा हूं, चूंकि लगातार कांग्रेस ने कई काल्पनिक परिस्थितियों को गिराया। समाजवादी पार्टी को भी यही उम्मीद है कि कुछ गिरे और उससे इनका भविष्य संवर जाए। टीएमसी के खिलाफ लड़े, अलायंस में है। आपके खिलाफ लड़े, अलायंस में है। ठीक है, नहीं, लेफ्ट के खिलाफ लड़े, अलायंस। नसीहत बाद में दीजिएगा। दानिश इकबाल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, राजीव रंजन जी समाप्त करना है। राजीव जी, क्या लालू प्रसाद यादव की नीतीश कुमार से कोई बात हो रही है? किस आधार? क्योंकि आप आधार नहीं बता रहे हैं। देखिए, ख्याली पुलाव, अब आपको मुंगेरी लाल और ख्याली पुलाव, इन सब संज्ञाएं आपको सुननी पड़ रही हैं यहाँ पर। क्या कोई ऐसा कारण आपको लगता है? नहीं, जेडीयू के लिए ही, नीतीश कुमार के साथ ही, भाई वो अलग हो जाएं। और दो कारण बता दीजिए चंद्रबाबू और नीतीश कुमार के, कि इन दो कारणों पे ये इनसे अलग हो सकते हैं बीजेपी से। देखिए, नायडू जी के प्रवक्ता, अरे आपको नहीं, दानिश इकबाल से पूछ रहा हूं सर मैं। अच्छा, दानिश साहब, माफी चाहता हूं, अगली बार आपसे बात करेंगे। समय एकदम खत्म हो गया और हमें ये कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजीज खान, राजीव रंजन जी, दानिश इकबाल जी, रोहित अग्रवाल जी थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हम इस बात पर कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।